हेलो ऑल, स्वागत है आपका फिर से चैनल में। एपिसोड 4 को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और जो पहली कहानी है, आज मैं ये कहानी आपको अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाऊंगा, क्योंकि भाई ईमेल्स जो आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ईमेल्स यहाँ मुझे इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन जो स्टोरी की क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यार बेटर हो सकती है। तो फिर मैं चुनिंदा स्टोरीज को ही चूज़ कर रहा हूँ। तो जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत कम है। तो फिर मैंने सोचा कि एक मेरी जो स्टोरी थी रियल, मैंने जो अपने वरियस पॉडकास्ट पे भी सुनाई थी, वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कसौली की भूतिया सड़क, और इसको मैंने भाई पर्सनली फील किया है। तो मैं तो कह सकता हूँ कि ऐसी सड़क है कसौली के रास्ते में। तो डिस्कस करते हैं, हो सकता है कभी आप भी उस सड़क पर गए हो। मैंने जो वहाँ पर एक लैंडमार्क है वहाँ का भी नाम लूँगा। तो जो जो भाई लोग गए होंगे फटाफट बता देना कि हाँ आप भी गए थे कमेंट बॉक्स में। तो फिर थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी आपकी तरफ से भी हो जाएगी। भाई ये बात है आज से कुछ 3 साल पहले की बात है। और हमने प्रोग्राम, मैं मेरी वाइफ ने प्रोग्राम बनाया कि भाई हम जाएंगे शिमला, और पहले हम एक दिन कसौली रुकेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम जाएंगे शिमला के लिए। और जिनको नहीं पता, कसौली जो है वो शिमला के रास्ते में ही पड़ता है। लेकिन जिस दिन हमने जाना था सैटरडे आफ्टरनून को, वहाँ पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश के रिकॉर्ड सारे टूट गए। बेथा बारिश हो रही थी। और हालांकि हमने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि बारिश में ड्राइव करने का भाई मज़ा ही लग गया। तो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द डे कि कसौली जैसी जगह या फिर शिमला जैसी जगह पे हम घूमने जाएंगे। वो भी बारिश हुई तो वो हमारे लिए फॉर द टाइमिंग सोने पे सुहागा थी। लेकिन आने वाले समय में, आने वाले टाइम में या उसी इवनिंग को, यही जो चीज़ थी जो हमें पॉजिटिव लग रही थी, ये नेगेटिव में होने वाली थी। कैसे होने वाली थी, आगे इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने शुरू किया अपना सफ़र कसौली की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारिश काफ़ी तेज़ थी, तो बारिश होने की वजह से ट्रैफिक भी जाम था रास्ते में, और रास्ते में एक दो जगह पे रुकना भी पड़ा। तो हमें जाते जाते शाम हो गई, और अब जो रात का अंधेरा था वो छाने लगा था। और जंगली इलाका था, जैसा कि आपको पता है कसौली के आसपास सड़क भी काफ़ी छोटी होती है, और आसपास काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़, और वह ऊपर से बारिश। तो जो माहौल था वो सुहावना होने के साथ साथ डरावना भी हो रहा था। और अब क्या हुआ कि मैंने मैप लगाया हुआ था वहाँ पर। और मैप, पहाड़ों में जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप, वो रिलेट कर सकते हैं कि भाई मैप कई बार पहाड़ों में धोखा दे जाता है। और उस दिन यही हुआ। मैप की मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैप किस सड़क की तरफ लेके जा रहा है, कसौली की तरफ। हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं था। सो एक जगह पे जाके क्या हुआ कि रोड डिवाइड हुई, और एक रोड जो कच्ची रोड दिख रही थी वो ऊपर की तरफ जा रही थी पहाड़ी की तरफ, और एक रास्ता आगे की तरफ जा रहा था, वो भी कोई इतना अच्छा रास्ता नहीं था। सो मेरा अब जो था असम्पशन की किस तरफ जाया जाए, मेरे आगे ही, गाड़ी के आगे ही गाड़ी जा रही थी जिसका नंबर था PB02। और PB02 अमृतसर का रजिस्टर नंबर है। और मैंने सोचा कि भाई ये गाड़ी भी मोस्ट पॉसिबली पंजाब की ही गाड़ी है, तो जो सवारियां पंजाब की ही होंगी, और ये भी कसौली की तरफ ही मोस्ट पॉसिबली जा रहे होंगे। तो मैंने जस्ट एक कॉमन सेंस लगाते हुए उस गाड़ी को फॉलो करना शुरू कर दिया कि ये भी एक कसौली की तरफ ही जा रहे होंगे। और कसौली की तरफ जाते जाते फिर मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। और उन्होंने जो रोड था वो सीधा रोड नहीं था, वो सेपरेट जो थोड़ा सा साइड पे रोड था, उसको उन्होंने उस पर उन्होंने गाड़ी लगा ली, और मैंने भी उनके पीछे वो गाड़ी लगा ली। अब यही जो थी मेरी गलती थी। शाम से रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, गाड़ी की हेडलाइट्स टर्न ऑन हो चुकी थी, और अब बारिश के साथ साथ अंधेरा भी जो था वो डरा रहा था। मैंने गाड़ी को फॉलो किया, और मेरे पीछे भी कुछ दूरी के एक और गाड़ी थी, शायद उसने भी मुझे फॉलो किया होगा मेरे गाड़ी का नंबर देखते हुए कि ये भी कसौली की तरफ ही जा रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे गाड़ी की तरफ मैं आगे जाते जा रहा था, और रास्ता जो था वो सुनसान होता जा रहा था। और उस रास्ते में एक जगह पे एक जंगल रिजॉर्ट करके था रिजॉर्ट,
पहले 1 मिनट मेरे माइंड में आया कि शायद कसौली तकरीबन हम आ ही गए हैं, और जैसा कि ये बारिश का मौसम है तो वहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो आगे चलते हैं यार, कसौली हो सकता है कि बिल्कुल अभी इतना पास भी ना हो। और 10-15 किलोमीटर शायद था डिस्टेंस, और मुझे लगा यार 10-15 किलोमीटर अगर हम प्लेन में देखें तो वो थोड़ा-सा कम लगता है, लेकिन पहाड़ी इलाके में काफ़ी ज़्यादा होता है। ख़ैर, मैंने उस गाड़ी के पीछे लगा लिया, और अब जो सड़क थी वो काफ़ी संकरी होती जा रही थी, और सड़क की जो ज्योग्राफी थी वो थी कि एक तरफ वो खाई ऊंची जाने के साथ साथ वो खाई बढ़ती जा रही थी सड़क की तरफ, और दूसरी तरफ पहाड़ थे और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे। मैंने उस गाड़ी का को फॉलो किया, और वो गाड़ी अब एक जगह पे आगे जाके रुक गई, और मैंने भी गाड़ी उसके पीछे रोक दी, और वो गाड़ी के आसपास कुछ था नहीं। तो मैं गाड़ी से उतरा, और मैंने उनको, जो गाड़ी पे पर्सन था, मैंने उनको कहा कि सर आप यहाँ कसौली जा रहे हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं कसौली नहीं जा रहा, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ और ये मेरा घर है। और मैंने कहा कि सर आपका घर कहाँ पे? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो उसने खाई की तरफ इशारा करते कहा कि ये मेरा घर है। तो मैं तो एक दिन पहले थोड़ा-सा स्टन रह गया कि यार खाई में थोड़ा घर होता है, पर जो पहाड़ी इलाके को जानते हैं उनको पता है कि कई लोगों ने खाई के साइड पे घर बनाया होता है, और उनकी जो रूफटॉप होती है वो सड़क के बिल्कुल बैलेंस बिल्कुल होती है, उसके पैरेलल ही होती है। तो वो ऐसा घर था, मैंने देखा कि हाँ वो छत है आगे। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं तो कसौली जा रहा था, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपकी गाड़ी का नंबर जो है वो पंजाब का था, तो मैंने सोचा कि शायद आप भी कसौली जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने पंजाब से गाड़ी खरीदी है और इसलिए नंबर है, लेकिन ये मेरा घर है। तो मैंने उनको पूछा कि सर जो कसौली कहते इस रोड के आगे से जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि सर इस रोड के आगे तो बिल्कुल खाई है, गलती से भी मत जाना, रात को आपको पता नहीं लगेगा, गाड़ी खाई में जाएगी। तो आपने वही रूट फॉलो करना है जो जहाँ पर आपने टर्न लिया होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके, मेरे पास सेडान थी, तो सेडान वो साइड से मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को मोड़ा, और मोड़ने के बाद मैंने गाड़ी दोबारा से उस रोड की तरफ डालनी शुरू कर दी, जो अंदाजन अंदाजन 4 या 5 किलोमीटर का होगा। अब रास्ते में मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था, और जैसा मौसम मैंने बताया, और प्लस जो गाड़ी मेरे पीछे आ रही थी वो गाड़ी भी नहीं थी, पता नहीं कहाँ गई। तो पहले मैंने वो रिजॉर्ट की तरफ रुख किया, वहाँ पर मैंने पूछा कि रूम की अवेलेबिलिटी है, लेकिन वहाँ पर रूम की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो खैर मुझे फिर वापस से गाड़ी में बैठ के जाना पड़ा। अब जो गाड़ी में हुआ वो बहुत एक अजीब थी। हमने बहुत सुना है कि हिमाचल या पहाड़ी इलाकों में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, हमेशा ही होती हैं। तो लेकिन उस दिन समय था मेरे महसूस करने का, मेरे उस डर से रूबरू होने का। तो जैसे ही मैं रेस्टोरेंट से गाड़ी में बैठा और थोड़ी सी आगे, यहाँ 500 या 600 मीटर आगे गया हूँगा, तो मुझे मेरे राइट ईयर में एक झुंझुनाहट सी सुनाई दी। बहुत से लोग सोचेंगे कि यार ये आमतौर पे पहाड़ी इलाकों में कानों में होता है, लेकिन वो नहीं थी। जैसे कानों में मेरे कोई फुसफुसा रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अब मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी थी, मैंने उससे कोई बात नहीं की, उसका ध्यान बिल्कुल सीधे था। तो मैंने जस्ट एक आँख मेरी बिल्कुल सामने थी, और थोड़ा-सा मैंने दूसरी आँख को टेढ़ा करके सोचा कि कुछ, कई बार क्या होता है कि कोई पत्ता, शीशा, हालाँकि शीशा बंद था, लेकिन शीशे के जो वो बाहर शील्ड होती है उसमें लग जाता है और उसकी आवाज़ होती है, लेकिन ऐसा था नहीं कुछ। तो मैंने अपनी वाइफ को जो है वो महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि वो अगर डर जाती तो फिर दोनों का हाल मुश्किल हो जाना था, और रास्ता भी आगे था काफ़ी। फिर मैंने थोड़ा-सा शीशा नीचे किया, ताकि अगर कोई ऑब्स्टेकल होगा शीशे के बीच में, वो हवा से निकल जाएगा। लेकिन शीशा नीचे करने के बाद वो आवाज़ थोड़ी-सी मुझे क्लियर आने लग पड़ी, और जैसे कोई कुछ हँस रहा है और फुसफुसा रहा है। कुछ समझ नहीं लग रही थी किस लैंग्वेज में था, लेकिन था कुछ। अब जो मेरे गूज़बम्प थे वो सारे खड़े हो गए, और मैं अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। जैसे-जैसे मैं जाते जा रहा था, वो आवाज़ जो थी वो बढ़ती जा रही थी, और वो मुझे फ़ोर्स कर रही थी कि मैं साइड पे देखूँ, लेकिन मैं साइड पे देख नहीं रहा था। और ये जो सिलसिला
बारिश की तेज़ होने का, साथ के साथ पेड़ों से आवाज़ें थोड़ी-सी आने का। पेड़ों से आवाज़ें मैं नॉर्मल समझ सकता हूँ, लेकिन वो फुसफुसाहट नॉर्मल नहीं थी। और बिजली के गरजने का वो सिलसिला था, वो तेज़ होने लग पड़ा, और मैं इस तरफ भी अब यानी कि अपनी वाइफ़ की तरफ भी नहीं देख रहा था। द रीज़न कि जब ये चीज़ें दिमाग पर हावी हो जाती हैं, तो ये दूसरे पर्सन को भी हमें ऐसा लगता है कि वो पोसेस्ड हो गया है, हैलुसिनेशन कर देती है। तो मैंने वो देखना ही छोड़ दिया कि ऐसा ना हो कि मुझे कुछ गलत हैलुसिनेट हो जाए और जो गाड़ी है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होके गिर जाए, खाई में गिर जाए। और शायद इन चीज़ों का जो मकसद भी यही होता है कि गाड़ी को नुकसान करना, एक्सीडेंट कराना। तो वो जैसे-जैसे मैं गाड़ी भगा रहा था, तो वो वैसे-वैसे आवाज़ें तेज़ हो रही थी, और मैं मन में बस परमात्मा का नाम लिए जा रहा था, और मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से मैं इनको ये महसूस ना होने दूँ कि मैंने इनको अ, ध्यान देना इनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर दिया, और जैसे ही इनके दिमाग में ये चीज़ आई और मेरे दिमाग पर ये हावी हो जाएँगी। तो जैसे-तैसे करके हम उस रूट पर जैसे ही नीचे उतरे हैं, और वो आवाज़ ऐसा नहीं है कि तेज़ थी, फिर धीरे होते गई और फिर बंद होगी। वो अचानक से चुटकी बजाते ही आवाज़ बिल्कुल बंद होगी। और फिर मैंने गाड़ी जो रोकी, और 2 मिनट मैंने अपनी साँस में साँस जो टूट रही थी उसको वापस लिया। वाइफ़ ने मेरी पूछा क्या हुआ? मैंने उसको कुछ बताया नहीं, क्योंकि अभी भी जो रास्ता था वो इतना अच्छा भी नहीं था। तो अब रात के अंदाज़न कुछ 8 बज चुके थे, तो मैं जो रोड था बारिश की वजह से वो भी काफ़ी सुनसान हो चुका था, और कुछ दूर आगे हमें धुंध भी दिखाई दे रही थी। तो मैंने नहीं ज़रूरी समझा कि मैं अपनी वाइफ़ को एक्सप्लेन करूँ, सोचा फिर किस दिन एक्सप्लेन करेंगे। ये थी स्टोरी जो मेरे साथ खुद बीती थी, और जब ये हो रहा था तब ये बहुत ही ज़्यादा एक डरावना दृश्य था। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि बारिश हो रही है, जंगलनुमा पेड़ हैं, एक तरफ खाई है, छोटा-सा टूटा हुआ रास्ता है, और दूसरी तरफ पहाड़ है, और बिल्कुल अंधेरा है। हमारी गाड़ी की लाइट के अलावा आस-पास कोई भी और रोशनी नहीं है, और ऐसे माहौल में मुझे कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है जो एक लैंग्वेज की तरफ इशारा कर रहा है, जो मुझे समझ नहीं लग रही, लेकिन वो यकीनन मेरे कानों के पर्दे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर कुछ ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ अटक गई हो गाड़ी के शीशे के साथ। वो प्रॉपरली एक लैंग्वेज कोई थी, समझ मेरे नहीं आई, और अच्छा हुआ कि मैंने उसको समझा भी नहीं, और साथ के साथ ही मैंने ये कोशिश भी नहीं की कि मैं उस तरफ ध्यान दूँ कि हो क्या रहा है। तो थैंक यू सो मच भाई, अगर ये आप देख रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई है, तो आप इसको लाइक कर देना, साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। चलते हैं भाई अब अगली स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी जो है मेरे एक व्यूअर ने मुझे इंस्टा पे भेजी है, ऑडियो में रिकॉर्ड करके, हरियाणा से। तो ये कहते हैं कि ये जब छोटे थे तो ये गाँव में रहते थे, गाँव देहात में रहते थे, और ये कभी-कभी अकेले ही खेतों में चले जाते थे। और कई बार क्या होता था कि ये शाम को लेट आते थे, दोपहर को भी कई बार आते थे। तो एक जो रास्ते में इनके बरगद का पेड़ था, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, नॉट इन द सेंस ऑफ पॉजिटिवली, नेगेटिवली। कई बार हम किसी चीज़ को देखकर उसको देखते रहते हैं और मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं उस तरीके के। तो ये सोचते थे कि कोई ऐसा, बच्चे हैं तो ठीक है, कई बार कई कुछ स्टोरी सुनते हैं, फ़िल्म देखते हैं, तो उसमें ऐसे पेड़ दिखते हैं जिसमें जड़ें लटकी होती हैं, और ऐसी कहानियाँ भी काफ़ी प्रचलित होती हैं इन पेड़ों को लेकर। तो ये कहते हैं कि एक दिन काफ़ी ज़्यादा दोपहर का टाइम था, लगभग दोपहर के 2 ढाई बजे होंगे, और गर्मियों के दिन थे बहुत ज़्यादा। तो ये अपने खेतों से वापस आ रहे थे। तो जब ये पेड़ के पास पहुँचे, तो पेड़ के पास इन्हें एक औरत दिखाई दी, जो वो पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, और इनकी तरफ देख के वो हँसने लग पड़ी। और जो उसकी हँसी थी काफ़ी शैतानी थी, और जो उसका ये हुलिया बताते हैं वो था कि एक मैले से बाल थे, और वो बाल भी अनऑर्गेनाइज्ड थे, यानी कहीं से बड़े थे, कहीं से छोटे थे। और जो उसकी पहरावा था वो ऐसा नहीं था वाइट था या कुछ था, बड़ा मैले से कपड़े थे, और कुछ कई जगह पर वो फटे हुए भी थे। और जो उसके पैर थे
सीधे थे, लेकिन वो पैर उसके बहुत ज़्यादा गंदे थे और जो उसके अंगूठे या उँगलियाँ थी वो बिल्कुल टेढ़ी-मेढ़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में नहीं थी। और पैरों के नाखून, हाथ तो उसने अच्छी तरीके से नहीं देखे, लेकिन पैरों के जो नाखून थे, क्योंकि उसने पैर लटकाए हुए थे, वो थोड़े-थोड़े उसके नाखून बड़े थे। अब ये देखे और इन्होंने देख के थोड़े से डरे, लेकिन इन्होंने अपने घर की तरफ रुख कर दिया। लेकिन जब वो उस पेड़ को क्रॉस किया तो उनको पीछे से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कि किसी ने जंप लगाई हो ऊपर से, और वो लेडी काफी ऊपर बैठी हुई थी। अब वो देख रहे हैं कि पीछे उन्होंने देखा कि उस लेडी ने जंप लगाई है, लेकिन उसकी पीठ थी जो इनकी तरफ थी, यानी कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रही थी इनके जंप लगा के। अब वो जब उन्होंने देखा तो उस लेडी ने मुड़कर देखा, लेकिन वो जो चीज थी उसने सिर्फ अपना सिर घुमाया और इनकी तरफ देख के हंसने लग पड़ी, और ये सरपट दौड़े अपने घर की तरफ। मैंने पीछे नहीं देखा, बस मैंने दौड़ लगा दी, जितनी तेज मुझसे भागा जा सकता था। गिरते पटकते मैं घर पर पहुंचा और घर वालों को सारी कहानी बताई। घर वालों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बुखार था जो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, और 2 या 3 दिन कहता मैं बाहर नहीं निकला। उसके बाद जब थोड़ा सा मुझे फ़र्क पड़ा तो फिर मेरे घर वालों ने भी थोड़ा सा उन्होंने कहा कि गौर किया कि यार बुखार हो गया है, चलो देखते हैं क्या है। तो जिस जगह पे उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे ये कांड हुआ है, वहाँ पर जब लेकर गए वहाँ पर कुछ नहीं था, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला कि कुछ अजीब हो। लेकिन जिस जगह पे उन्होंने कहा कि वो लेडी ने छलांग लगाई, वहाँ पर 2 पैरों के निशान थे, और वो 2 पैरों के निशान किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पैरों से बड़े थे। तो भाई इन्होंने नहीं, इनके सारे परिवार ने उस समय ये कर लिया कि हम अकेले इस जगह से दोपहर और ख़ास तौर पर रात को नहीं निकलेंगे। और कुछ समय बाद इन्होंने बिना किसी को इस घटना का जिक्र किया उस अपनी ज़मीन को बेच दिया, क्योंकि अगर वो जिक्र कर लेते तो हो सकता है कि ज़मीन के जो रेट है वो कम हो जाते। तो थैंक यू सो मच स्टोरी बताने के लिए भाई। और इससे पहले कि मैं अगली स्टोरी की तरफ बढ़ूं, तो जो भी मेरे व्यूअर्स इसको मेरे गेम वर्स यानी गेमिंग चैनल पर देख रहे हैं, इस वीडियो को वो देख सकते हैं पूरा मेरे न्यू चैनल पर जो है नरेट बाय सुनील। वहाँ पर जाकर आप इस पूरी स्टोरी को जो आगे की बची है उसको सुन सकते हैं। और साथ के साथ ही वो भी चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि गेमिंग के साथ साथ हमें स्टोरी टेलिंग का भी शौक है। तो ये हॉन्टेड स्टोरी टेलिंग का मज़ा ही अलग है। तो रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला है, क्योंकि 1-2 पॉडकास्ट में मैं गया था, वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मेरा, लाख में व्यू गए, लाख से भी ज़्यादा व्यू गए, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस और वॉइस कॉल्स आनी शुरू हो गई इंस्टा पे। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब स्टोरी टेलिंग के साथ गेमिंग के साथ साथ स्टोरी टेलिंग भी करेंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जल्दी से उसको क्लिक कर दीजिए, वीडियो पूरी देखिए। गेम वर्स के लिए यहीं तक वीडियो, और नरेट बाय सुनील के लिए अगली स्टोरी करते हैं शुरू। अब जो अगली स्टोरी है वो है दिल्ली के एक देहाती इलाके का, जो मेन शहर नहीं है, दूर है दिल्ली से। तो ये कहते हैं कि इनके जो पिताजी थे वो आर्मी में थे, और काफ़ी अच्छे रैंक से वो रिटायर हुए थे, और उन्होंने एक प्लॉट भी लिया था जो एक नहर के साथ लगता था, और वहाँ पर उन्हें बागबानी वगैरह का काफ़ी शौक था। पेड़ वगैरह काफ़ी उगा के रखे थे, और गार्डन वगैरह जैसे होता है, बाकी पौधे वगैरह कुछ गमलों में या कुछ नॉर्मल मिट्टी पे। और आई थिंक वो 2 या 3 कनाल का यानी कि 60-70 मरले का वो एक प्लॉट था। तो कहते जब तक वो जिंदा रहे तो हमने वो जो प्लॉट की कभी ना जिक्र किया, और ना हमें कोई ऐसा इंटरेस्ट था कि यार ठीक है हमारे पिताजी का है तो वो जाने और उनका काम जाने। लेकिन एक दिन अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं रहे, और एज़ पर उनकी जो जायदाद थी उनके वसीयत के अनुसार ये प्लॉट भी इनके नाम हो गया। तो इसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि यार हमें प्लॉट की कोई ज़रूरत है नहीं, और ये भी काफ़ी दूर है देहाती में, हम प्लॉट क्या क्या करेंगे। तो इन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर को कहा कि वो इस प्लॉट को देखें और जो वाजिब दाम है इस प्लॉट के लगा के वो इसको बेच दें। अब ये जो कहानी है वो आगे कह रहे हैं कि ये हमें
प्रॉपर्टी डीलर ने बताई। अब वो प्रॉपर्टी डीलर जो है वो अगले दिन जाता है और उस प्लॉट पर का ताला खोलता है, जो कि वॉल से कवर्ड किया हुआ था और एक गेट लगा था लोहे का। जब उन्होंने उस ताले को खोला और थोड़ा बहुत देखा कि ये प्लॉट अब जंगल बन चुका है लगभग, क्योंकि देखभाल तो रही नहीं उनके पिता के जाने के बाद, और अभी वो प्लॉट का देख रहे थे कि ठीक है साथ में नहर है, किसी ने फार्म हाउस बनाना हो तो ऐसा कुछ प्लॉट उसको माफिक होगा। लेकिन सबसे हैरानी की जो बात है वो ये है कि उन्होंने प्लॉट में खटिया बिछी देखी और वहां पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी जो इनको काफी गुस्से से घूर रही थी। तो इन्होंने कहा कि माई ये प्लॉट आप पहले अंदर कैसे आई, बाहर से तो ताला लगा है। तो वो माई कहती ये मेरा प्लॉट है, मेरी जगह है, तो मैं यहाँ पे रहती हूँ, तू क्या करने आया है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मेरे क्लाइंट हैं और मैं तो ये प्लॉट देखने आया था, उन्होंने इस प्लॉट को बेचना है। तो इतना सुनते ही वो जो माई थी वो बड़े गुस्से से आग बबूला होगी प्रॉपर्टी डीलर की तरफ और उसकी आंखें जो हैं वो लाल होगी। तो वो कहने लगी कि ये प्लॉट मेरा है और इसके मालिक ने मेरे से वादा किया था कि ये प्लॉट सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रहेगा, इस पर किसी और का हक नहीं है। तो तू ऐसा कर, अब जल्दी से इस प्लॉट से निकल। हालांकि वो अपनी बात अभी पूरी कर रही थी तो वो प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि उसको कुछ अजीब सा लगा, तो उसने सोचा कि मुझे लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं, जिसका प्लॉट है और वो ये बुढ़िया जाने, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अब वो कहते हैं कि जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आई और उसने मुड़ा। अब आप खुद सोचो कि आप किसी से बात कर रहे हो और अब 360 डिग्री मुड़ने लगे हैं, 180 डिग्री सॉरी मुड़ने लगे हैं, तो कितना टाइम लगेगा, 1 या 2 सेकंड से भी कम लगेगा। वो कहता है कि जैसे ही मैं मुड़ने को हुआ तो मैं दूसरी तरफ हुआ हूँ, तो 360 डिग्री सॉरी, तो वो बुढ़िया मेरे सामने खड़ी थी। तो वो कहता है कि मेरी सिट्टी बिट्टी बिल्कुल गुल होगी कि इतनी जल्दी वो भी जो बुढ़िया जिसमें लग रहा था कि उससे ठीक से खड़ा भी नहीं होया जा रहा, वो इतनी जल्दी कैसे मुड़ सकती है इस तरफ। तो वो जैसे ही मुड़ी तो उसकी आंखें जो हैं वो लाल थी, बाल उसके बिखर चुके थे जो पहले पोनी बनी हुई थी। तो वो कहती है कि मैं तुझे कह रही हूँ ना कि मेरी बात पूरी सुन के जा, ये प्लॉट ये जगह बता देना कि किसी की नहीं है, ये मेरी है और यहाँ पर किसी और का हक नहीं है। तो ये तो कहते हैं कि फटाफट भागे, ताला तूला भी नहीं लगाया और इन्होंने जाके सारी कहानी बताई इसके प्रॉपर्टी डीलर ने इनको। तो बाद में कहते हैं कि जब ये गए और इन्होंने सारा मुआयना किया, उनको कोई बुढ़िया तो नहीं आई लेकिन वो जगह उनको काफ़ी अजीब लगी। तो इन्होंने उसको बेचने का जो ख्याल है वो छोड़ दिया और साथ में जो कहते हैं नहर बहती थी, धीरे धीरे वो नहर भी सूख गई और वो प्लाट आज भी वैसा ही है और बिल्कुल जंगल बियाबान बन चुका है और इवन उसके आसपास भी कुछ नहीं अभी तक बन पाया। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस स्टोरी भाई। हो सकता है किसी शाय के साथ कमिटमेंट की हो, कई बार होता है और अब लगता नहीं है कि वो प्लॉट को छोड़ेगी। तो बेहतर यही है कि आप समझे कि कभी आपका प्लॉट था ही नहीं। अब बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ, और जो अगली स्टोरी है वो अब मैं क्या ही कहूँ कि बड़ी अजीब सी स्टोरी है। कई बार सोचता हूँ कि यार इस स्टोरी को मानना चाहिए, लेकिन कई बार सोचता हूँ कि शायद ऐसा हो भी जाए और इट्स जस्ट काइंड ऑफ हेलुसिनेशन के दायरे में भी इसको लाया जा सकता है। तो आप भी बताइए, आप भी अपना व्यू दीजिए कि ये स्टोरी सुनने के बाद आप क्या महसूस करते हैं कि ये सच हो सकती है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये स्टोरी है हमारे कुछ बॉयज़ की जो 5-6 थे और उन्होंने प्रोग्राम बनाया एक दिन पिकनिक का। और खैर उन्होंने गाड़ियाँ पकड़ी और गाड़ियाँ पकड़ के एक फार्म हाउस जैसी जगह थी जो इन्होंने कहीं देखी थी और वो थी भी खाली। तो इन्होंने सोचा कि यार टेम्परेरी तौर पर 3-4 घंटे वहाँ पर हम पिकनिक करेंगे और फिर हम एंजॉय करके अपने घर की तरफ चलेंगे। तो क्या हुआ कि इन्होंने रात को थोड़ी बहुत कैंपिंग का प्रोग्राम बनाया और खाने का सामान था वो बाहर निकाला
और इनका जो एक फ्रेंड था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करना चाहता था, तो उसने कहा कि मैं थोड़ा-सा बात कर लूँ, और वो गाड़ी में बैठकर बात करने लगा। और दूसरी तरफ एक फ्रेंड जो था उसको लघु शंका हुई, यानी कि बाथरूम जाने की थी, तो वो बाथरूम करने चला गया। अब जो फ्रेंड था वो गाड़ी में बैठा था, वो कह रहा है कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और मेरे एक सामने आदमी खड़ा है जिसकी आंखें लाल लाल लग रही हैं, चमकती नहीं कि जैसे खून ही लाल होती हैं, और वो गुस्से से हमें देख रहा है। और मैंने उसको देखा और मैंने सोचा कि ये शायद हो सकता है फार्म हाउस का कोई बंदा बंदा हो। मैंने उसको इग्नोर नहीं किया और मैंने शीशा जो है वो ऊपर कर लिया, गाड़ी स्टार्ट करके एसी चला लिया। लेकिन कुछ देर बाद देखा तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये आदमी फिर मुझे देख रहा है गुस्से से, तो मैं गाड़ी अपनी साइड पे थोड़ी सी करके चलता हूँ वापस, बात फिर भी हो जाएगी बाद में। दूसरी तरफ जो अपना इनका फ्रेंड था जो वो बाथरूम कर रहा था, और वो कह रहा था कि बाथरूम करते करते उनके लग रहा था कि आसपास कोई घेरे में घूम रहा है, क्योंकि झाड़ियाँ थी और झाड़ियों में बार बार जो है वो सिहरन हो रही थी और आसपास आसपास वो सिहर रही थी। तो इन्होंने पहले सोचा कि कोई जानवर होगा, तो इस डर से वो उन्होंने जितनी जल्द सकती हो सकता अपना ख़त्म किया काम और चल दिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ। अब ये 5-6 फ्रेंड्स से 2 फ्रेंड्स के साथ ऐसी कहानी हुई। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब इन्होंने खाने के लिए अपने बक्से टिफ़िन वगैरह खोले, वो बिल्कुल खाली थे, बिल्कुल जैसे किसी ने धो कर रखे होते हैं। अब भाई ये सारे एक दूसरे की शक्ल देखें, लेकिन कोई कुछ बोलने को था नहीं तैयार, सारे अंदर से डरे हुए थे। और आपको पता है कि अगर ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएँ तो फिर वो ज़्यादा हैवी होती हैं। तो इन्होंने सोचा कि भाई पिकनिक का प्रोग्राम तो रहने देते हैं, लगता है कि मनोमनी सबने सोचा कि पिकनिक कोई और ही कर गया है, तो हम अब घर चलते हैं। अब ये 2 गाड़ियों पे आए हुए थे, तो 6-7, जैसे मैंने कहा 5-6 या 6-7 जने होंगे। तो ये 2 गाड़ियों में आए हुए थे, तो एक जो गाड़ी आगे चल रही थी तो पिछली एक गाड़ी पीछे जा रही थी। जो आगे वाली गाड़ी थी वो सीधा रास्ता इख्तियार कर रही थी, और जो पीछे वाली गाड़ी थी उन्होंने सोचा कि एक शॉर्टकट रास्ता है जो आगे जाके मेन रोड से लग जाता है, लेकिन वो जो मेन रोड है घुमावदार है और वो शॉर्टकट जाता है। उन्होंने आगे वालों को नहीं बताया और उन्होंने गाड़ी वहाँ पे डाल दी। अब ये आगे वाली गाड़ी है वो कुछ समय बाद चली और टोल तक पहुंची, और उन्होंने पीछे देखा कि पीछे तो कोई गाड़ी है ही नहीं। तो इनको बड़ी हैरानी हुई कि वो कहाँ पे रह गए। तो अब टोल आ गया था, तो इन्होंने सोचा कि एक बार पूछें तो सही क्या है। तो ये कहते हैं कि ये उनसे फ़ोन करने लगे थे, तो उनका ही इनको फ़ोन आ गया, और इन्होंने कहा कि भाई बात ऐसी है कि ज़रा हम इस ऐसे ऐसे यहाँ पर खड़े हैं गाड़ी लेकर, तो आप ऐसा करो, आ जाओ फटाफट। तो इन्होंने कहा कि यार क्या बेहूदी है, हम टोल के पास पहुँच रहे हैं, तुम हमारे से लगभग 1 घंटा पीछे हो। अब तुम हमें बुला रहे हो, कोई दिक्कत है, गाड़ी ख़राब हो गई है तो बात करो, नहीं तो बंदे बन के आ जाओ यार। तो क्योंकि ये भी डरे हुए थे और थोड़ा सा टेंस भी थे कि ये हुआ क्या। तो वो कहते हैं नहीं नहीं यार, हम तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहे हैं, तुम आओ। तो कहते हैं कि ये चलो चल पड़े, अब यारी दोस्ती में है, जाना तो पड़ता ही है। तो ये चल पड़े और फिर उसके बाद उस गाड़ी की तरफ पहुँचे, और उस गाड़ी की तरफ पहुंच के इन्होंने इनको कहा है कि क्या दिक्कत है। वो कहते कुछ नहीं है, तुम ऐसा करो, हमारी गाड़ी अपनी गाड़ी के साथ टो करो, और जिस रोड से तुम अभी आए हो उसी रोड से हमें वापस लेकर जाओ। तो ये कहते यार क्या पागलपन जैसी बात कर रहे हैं, गाड़ी खड़ा। कहता कुछ नहीं, हम कह रहे हैं कुछ नहीं बात करनी, तुम हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। तो इन्होंने कहा कि चल ठीक है भैया, रात का टाइम, हम क्या वैसे। तो इन्होंने गाड़ी टो की और उसको मेन रोड पर लेकर आए। जब मेन रोड पर लेकर आए तो पीछे से फ़ोन आ गया, गाड़ी रोको और टो जो है उसको अनटो कर दो अब। तो ये फिर सोचने लग पड़े कि यार ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। खैर ये गाड़ी से उतरे, उन्होंने गाड़ी को अनटो किया। फिर इन गाड़ी पिछले वाली गाड़ी वालों ने बात बताई कि भाई बात ऐसी हुई है कि हमने सोचा कि हम शॉर्टकट ले लेते हैं, लेकिन पिछले 1 घंटे से हम उस शॉर्टकट में जाते हैं तो दोबारा से घूमकर वहीं पर आ जाते हैं जहां से हमने पिक किया। और ये कम से कम 4-5 बार हो चुका है, और रास्ते में हमें वही लोग दोबारा दोबारा नजर आते हैं जो पहली बार आए थे। वो हमारी तरफ देख के हंस रहे थे। पहली बार हमें अजीब लगा, नहीं लगा। दूसरी बार हमने देखा कि ये कैसे हो गया। तीसरी बार तक हमारे हाथ पांव फूल चुके थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए हमने तुम्हें फ़ोन कर दिया कि बस अब ले जाओ, और अगर हम तुम्हें एक्सप्लेन कर लेते
तो हो सकता है कि तुम्हारे आने तक हम गायब हो चुके होते, इसलिए हमने डर के मारे कुछ डिस्कस नहीं किया। तो फिर जो है वो सारी बातें वहीं पर खुली कि वहाँ पर लोकेशन में भी हमारे साथ ऐसे हुआ था। तो इन्होंने जैसे तैसे करके गाड़ी भगाई और अपने घर जाके किसी से कोई बात नहीं की, और 2-3 दिन तक ये थोड़े से, जिसे कहते हैं, स्टन रहे, काफ़ी ज़्यादा हक्के बक्के रहे। तो स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, अब जिसके साथ हुआ होता है वही कह सकता है। तो मेरे हिसाब से तो इंटरेस्टिंग थी, लेकिन सच थी या नहीं थी ये तो आपके हाथ में ही है। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कैसी थी ये स्टोरी। हॉरर तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस असली थी या नहीं आप ये बता सकते हैं। सो आज का ये सोलो पॉडकास्ट, सोलो स्टोरी, हॉरर स्टोरी आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ये था एपिसोड नंबर 4 नरेट बाय सुनील का। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।